जैसे लेट्स से वी हैव रिएक्टेंट ए reacting with reactant B to form C and D, product C and D. अब अगर मैं इसका, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल रहा हूँ या इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकाल रहा हूँ, तो कोई एक्सपेरिमेंट करा था मैंने और समहाउ आई फाउंड आउट कि उस एक्सपेरिमेंट में हीट कितनी रिलीज हो रही है और टेम्परेचर चेंज से मैंने Q इक्वल्स टू MC डेल। बिलाल कुछ कह रहे हो? तो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T यूज करके मैंने समहाउ आई फाउंड आउट इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाता और उनका इंथैल्पी चेंज हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते। जैसे ये रिएक्शन है एक, इसमें हम इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इसका अगर हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को डिफरेंट रूट्स में करेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि ए और बी को मैंने पहले रिएक्ट करके ई और एफ बना दिया है और उसका इंथैल्पी चेंज मैं निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि दिस इज डेल H1, और फिर ई और एफ को मैंने रिएक्ट करा के जी प्लस एच बना दिया है, तो उसका इंथैल्पी चेंज मैंने निकाल लिया, डेट इज डेल H2। और फिर मैंने क्या कहते हैं, जी और एच को रिएक्ट करवा के सी और डी फाइनली बना दिया है और उसका इंथैल्पी चेंज भी मैं निकाल सकता हूँ, डेल H3। तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट तो वही बनाए, लेकिन मैं डायरेक्टली जो है वो सी प्लस डी से सी प्लस डी तक नहीं पहुंचा हूँ ए और बी को रिएक्ट करवा के। तो लेकिन अगर मैं इसको देखूं, इंथैल्पी चेंजेस जो इंडिविजुअल रिएक्शंस मैंने बीच में करे हैं, डेल H1 डेल H2 एंड डेल H3, तो इनके अगर मैं इंथैल्पी चेंजेस ऐड कर दूं, सारे सम कर दूं, तो वो बराबर होगा तो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के। इसी तरह एक और रूट भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए और बी को रिएक्ट करवा के और किसी ये एक आपने पर्टिकुलर अलग रिएक्शन अलग क्यों में, किया? ये मैंने अलग आपने अलग अलग इसलिए, अलग क्यों रिएक्ट करा है? देखो ये मैंने अलग अलग इसलिए रिएक्ट करवाया क्योंकि मैं ए और बी को डायरेक्टली रिएक्ट करवा के सी और डी बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसका इंथैल्पी चेंज फॉर एग्जांपल रिएक्शन नहीं करवा पा रहा। लेट्स से अगर कोई, मैं कह रहा हूँ कि बॉम्ब है, उस जब वो फटता है तो उसका जो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है उसका इंथैल्पी चेंज क्या है, तो वो आप उसको बॉम्ब तो नहीं फाड़ोगे ना पहले रिएक्शन उसका देखने के लिए, इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए। तो हम उसमें कोई ए और बी को रिएक्ट करवा के सी और डी प्रोडक्ट तक पहुंचना है, लेकिन मैं वो स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ कि मैंने जब रिएक्शन 1 करवाया जिसमें ई और एफ बना है, तो उसका एंथैल्पी चेंज मैंने समहाउ आई कैन कैलकुलेट इट प्रैक्टिकली। इसी तरह ई और एफ को मैंने जी और एच में कन्वर्ट कर रहा है एंड समहाउ आई कैन कैलकुलेट और मेजर द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन 2 एज वेल। और फिर मैंने जी और एच को सी और डी बनाया, तो समहाउ आई कैन आल्सो मेजर द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, जिसको मैंने डेल H3 कह दिया। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, इनडायरेक्टली अगर आप डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए उसी प्रोडक्ट तक पहुंचोगे, तो जो बीच में आपने डिफरेंट रूट्स फॉलो कर रहे हैं उसका जो कंबाइंड इंथैल्पी चेंज है वो ओवरऑल रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज के ही बराबर होगा, और यही हेस लॉ कहता है हमें। इसी तरह अगर मैं कोई और डिफरेंट रूट फॉलो करूं, जैसे मैंने ए और बी से आई और जे बनाया जिसका मैं इंथैल्पी चेंज जो है वो डेल H4 कह रहा हूँ, और सी आई और जे को मैंने रिएक्ट करा के फिर फाइनली सी और डी बनाया जिससे इंथैल्पी चेंज डेल H5 लगा है मेरा, और उससे भी मैं जो है वो इन दोनों के इंथैल्पी चेंजेस को मैं ऐड करूंगा, तो वो भी ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगा। तो हेस लॉ बेसिकली हमें ये कहता है कि इंथैल्पी चेंज of a reaction is independent of the route taken। मतलब अगर मैं डिफरेंट रूट से इस रिएक्शन को करूं और उन रूट्स में अगर मैंने एक से ज्यादा रिएक्शन करे हैं, तो उन सब के इंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूं तो वो बराबर आता है मेरे ओवरऑल, जो मैंने अगर ये रिएक्शन में डायरेक्टली करूं, मतलब एक रूट तो मेरा ये हो गया 1 जिसको मैंने यूज नहीं करा है, फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट मेरा ये वाला हो गया जिसमें मेरे पास 2-3 रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गए, और थर्ड रूट मेरे पास ये ऊपर वाला हो गया जिसमें मैंने 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए। तो रूट 1 से जो इंथैल्पी चेंज आना है वही रूट 2 का ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगा, वही रूट 3 का ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगा। अगर मैं रूट 1 प्रैक्टिकली नहीं करवा सकता तो मैं रूट 2 से वो रिएक्शन करवा लूंगा, और वो उसमें सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली करवा सकता हूँ, तो उसके इंथैल्पी चेंजेस को ऐड करूंगा तो वही इंथैल्पी चेंज आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मैंने ए और बी को कंबाइन करा के जो सी और डी बना है उसका इंथैल्पी चेंज निकाल दिया है।
ये काम होता है हेस लॉ का। अब हेस लॉ को लगाते कैसे हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, तो वो उसके न्यूमेरिकल्स हमें देखने पड़ते हैं बहुत सारे कराने के लिए। सही है, आगे चलें जरा इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ इक्वेशन कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। जो पहला रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये हमारे हमें वैसे तो पता है ये एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो -394 है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अच्छा, वो हमसे जो इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है वो पूछ रहा है बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है ना उसमें एक करेक्शन कर लेना, इसमें ये जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मुझे जो है ना इसने क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज पहले वाले इसका रिएक्शन का दिया हुआ है जिसको डेल H1 कहा हुआ है और डेल H2 दिया हुआ है। मुझे निकालना जो है ना वो तीसरे वाले रिएक्शन का है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुझे बनाना है तो मैं डायरेक्टली इसका मुझे एंथैल्पी चेंज नहीं दिया हुआ, मुझे ये दो पर्टिकुलर रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसको यूज करते हुए मैं किसी की तरह जो है वो इंथैल्पी चेंज इसका निकालने की कोशिश करता हूँ। और वो किस तरह से निकलेगा, अच्छा ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है ना करेक्शन ज्यादा है। ये यहाँ भी असल में बेसिकली दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और यस, और ये ऊपर वाला जो था ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। सही है। अच्छा, तो जो मेरी इक्वेशन जिसको मुझे निकालना है ना वो बेसिकली ये है, कार्बन ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एंथैल्पी चेंज मुझे निकालना है क्योंकि मुझे नहीं पता है। इसको डेल H3 बोला हुआ है। अब अगर मैं कार्बन को अगर इसकी कंबशन करवाऊं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं डायरेक्टली, तो उसका रिएक्शन ना मैंने ऐसे नीचे यहाँ पे लिख दिया कि अगर मैंने कार्बन की कंबशन कराई है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। और दूसरा जो रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर कंबशन कराएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है मेरा दोनों को कंबस्ट कराने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बन रहा है ना। तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब कंबशन ज़ाहिर है इसमें दोनों साइड पे ऑक्सीजन यहाँ भी होगी ऑक्सीजन यहाँ भी होगी। तो अगर मैं ये वाला जो पहला वाला जो मेरा रूट ये आ रहा है ना, ये एक रिएक्शन में 1 कह रहा हूँ एक रिएक्शन में 2 कह रहा हूँ। तो कार्बन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज हमारा हो रहा है, देखो 1 मोल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए या 1 मोल ऑफ अ कार्बन बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो -394 है जिसको डेल H1 बोला हुआ है। और जो सेकंड वाला मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने लेबल किया अपनी साइकिल पे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है उसको डेल H2 बोला हुआ है। तो ये हमारा ना एक साइकिल बन गया है। इस साइकिल को मैं ऐड किस तरह से करूंगा, देखो मैं एक एरो जो है ना वो इस तरह से बनाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। इस एरो की डायरेक्शन में जो एरोज मूव होंगे ना उनको मैं ऐसी लिख दूंगा उनके पॉजिटिव के साथ, मतलब डेल H1 है ना, इस डेल H1 का जो एरो है वो इस एरो के साथ डायरेक्शन में नीचे जा रहा है ना, इसलिए इसको मैं डेल H1 लिख दूंगा। लेकिन जो डेल H2 का एरो है वो अगेंस्ट आ रहा है इस ग्रीन एरो के, तो उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लिख दूंगा -डेल H2। और इज इक्वल्स टू जो मैंने मेन इक्वेशन लिखी है ना उसकी जो भी इंथैल्पी चेंज है वो इक्वल्स टू मैं इस तरह से लिख दूंगा डेल H3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल H1 की जो वैल्यू दी हुई है वो -394 दी हुई है, तो मैं डेल H1 की जगह -394 रख दूंगा। फिर डेल H2 की वैल्यू दी हुई है -283, तो उसकी जगह मैं -283 रख दूंगा एंड दैट्स हाउ आई कैन फाइंड डेल H3 enthalpy change of this reaction। तो ये आ जाएगा -394 + 283, ये आ रहा है -111।
और जो -111 दिस इज किलो जूल पर मोल, क्योंकि सारा डाटा जो है वो किलो जूल पर मोल में दिया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो पहले। आगे बढ़े, ये अभी और क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका जो है ना ये, अच्छा इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ना, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन H2 गैसियस फॉर्म में। अब 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, तो बैलेंसिंग जो है मुझे सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 आ जाएगा। ये बेसिकली इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ये मुझे निकालने के लिए कह रहा है, विच इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अच्छा साथ में जो डाटा मुझे दिया हुआ है ना, वो कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, कंबशन ऑफ मीथेन दिया हुआ है। तो देखो जब कंबशन ऑफ कार्बन करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की क्या इक्वेशन बनेगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न, हाइड्रोजन का 1 मोल बर्न किया तो ये बना। और कंबशन ऑफ मीथेन क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2, मीथेन के साथ 1 मोल लेना चाहिए। तो ये सारी इनकी इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन दी हुई है। अब जब भी देखो तुम्हें डाटा में कंबशन का डाटा दिया हुआ होगा ना, तो हमारी साइकिल जो है ना वो कुछ इस तरह से डेवलप हो रही होगी कि एरोज जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से नीचे जा रहे होंगे और नीचे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर आ रहा होगा या दोनों आ रहे होंगे। तो अगर हमें कंबशन का डाटा दिया हुआ है ना, तो हमेशा साइकिल जो है वो इस तरह से बन रही होगी। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन को अगर मैं कंबस्ट करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा मैंने ना नीचे कंबशन के प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं। अब ये प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि कार्बन को कंबशन करने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही बने। अब कार्बन को कंबस्ट करोगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बॉक्स बना के जो मैंने नीचे लिखा है इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक भी बन सकता है, कोई दोनों भी बन सकता है, तो मैंने 7 लिख दिए सारे। अब ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है, वो मैंने ऑलरेडी बैलेंस की हुई है। तो अब एज पर डेफिनेशन 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न, तो कार्बन के लिए जो हो जाएगी, जो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड तक एरो जा रहा है, तो वो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हो जाएगी, जो कि वैल्यू उसकी दी हुई है -393 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोजन इज बर्न, तो वो वाटर बनाएगा। अब मैंने वाटर भी साथ नीचे लिखा हुआ है, तो मैं बॉक्स की तरफ एरो कर दूंगा। मुझे जो है दोबारा से सिर्फ अलग से वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। इस बॉक्स का मतलब यह है कि इसमें से अगर वाटर बना है तो वाटर भी है। अब हाइड्रोजन की कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना है, लेकिन वो साथ बॉक्स में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो कार्बन की कंबशन की वजह से बना है। हाइड्रोजन की कंबशन की वजह से हमारे पास वाटर बना है सिर्फ। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो -286 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी, तो वो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। लेकिन यह इक्वेशन में कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, क्योंकि 1 मोल की किलो जूल पर मोल में दी हुई है ना ये, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो सिंपल, तो 2 मोल्स की हो जाएगी वो। ठीक है, वैल्यू हम बाद में लिखेंगे अब इसके साथ। फिर हमारे पास क्या हुआ है, अगर मीथेन की कंबशन कराऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनेंगे, तो इस बॉक्स के अंदर दोनों है। अब 1 मोल ऑफ मीथेन जला है, तो बेसिकली दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, और वैल्यू मैं अब बाद में लिखूंगा। फिर मैं एक ये वाला एरो बनाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। इस एरो के साथ जो जा रहे होंगे वो अपने साइन पॉजिटिव ही रहेगा उनका, जो एरो के खिलाफ जा रहे होंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे पहला वाला जो मेरा ब्लैक वाला एरो है वो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है, तो वो ग्रीन एरो के साथ डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, तो वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर जो मेरा हाइड्रोजन वाला एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन वाला, हाइड्रोजन का जो है वो भी ग्रीन एरो के साथ ही नीचे जा रहा है, तो वो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, मतलब उसका साइन प्लस ही रहेगा। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और 2 मोल्स इसलिए लगाएं क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, और एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन या फॉर्मेशन जो भी हमें दी जाती है वो 1 मोल के लिए दी जाती है। अच्छा जो तीसरा वाला एरो है जो मीथेन से नीचे आ रहा है, CH4 से नीचे आ रहा है, वो ग्रीन एरो के अगेंस्ट आ रहा है,
तो मैं उसको फिर नेगेटिव में ले लूंगा। तो दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये अगेंस्ट आ रहा है, और इज इक्वल टू जो मेन इक्वेशन में मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो इक्वल टू के उस साइड पे आ जाएगा, व्हिच इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, और वही हमें निकालना भी है। तो कंबशन ऑफ कार्बन की जो एंथैल्पी चेंज है वो है -286, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -286 किलो जूल पर मोल, प्लस ये जो इक्वेशन का प्लस है वो 2 इंटू कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की दी हुई है, अच्छा सॉरी, कंबशन ऑफ कार्बन की -393 है, नॉट -286, दिस इज -393, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की दी हुई है -286, और कंबशन ऑफ मीथेन की जो दी हुई है वो -890 दी हुई है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आ जाएगा। सही है, कोई सवाल? बिलाल, समझ आई बात? बिलाल, तहमीना, तंजीम, हाँ सर क्लियर है। मुर्तजा। ठीक है, तो दिस इज -75 किलो जूल पर मोल। तो ये फायदा हुआ हेस लॉ लगाने का। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन given that the standard enthalpies of formation of water, nitrogen dioxide and nitric acid are this। अभी इसको अगर मैं अलग से करके लिख दूं ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उसका क्या मतलब है कि जब वाटर फॉर्म हो रहा है तो उसकी एंथैल्पी चेंज, और फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि NO2 होता है उसकी एंथैल्पी चेंज दी हुई है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 होता है उसकी एंथैल्पी चेंज दी हुई है, और कितनी दी हुई है, -286 +33 और -173 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू फॉर ऑक्सीजन इज 0। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की फॉर्मेशन ऑक्सीजन से होना, O2 O2 0 ही होगा ना। अच्छा फिर तुमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना इसकी, तुम्हें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है, और वो कैसे निकालोगे? देखो उसके लिए आप तो पहली जो इक्वेशन है आपके पास, अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करूं तो वाटर जब फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये इक्वेशन होती है ना, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह मैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इक्वेशन बनाऊं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब N2 और O2, तो ये फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हो जाएगी। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में H2, नाइट्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में N2 और ऑक्सीजन O2। ठीक है, गैस होंगे सारे, स्टेट सिंबल मैंने नहीं लिखे। बैलेंसिंग करनी हो तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ। जो हमें मेन इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है वाटर, 2 मोल of water combined with 4 मोल of nitrogen dioxide and 1 मोल of oxygen to form 4 मोल of nitric acid। अब देखो यहाँ पे जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें डाटा जो है वो कंबशन का डाटा दिया हुआ था, यहाँ पे देखो यूजुअली डाटा फॉर्मेशन का दिया हुआ है। तो जब भी फॉर्मेशन वाली साइकिल बनेगी ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाली साइकिल ना कुछ यूं दिखेगी, जिसमें एरो ऊपर जा रहे होंगे और नीचे जो है वो एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे, और ये एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन हम निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि फॉर्म हो रहा है ना वाटर, जो फॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, हाइड्रोजन तो कहीं नहीं दिख रहा। तो मैंने उसको ऐसे नीचे लिख दूंगा हाइड्रोजन, ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हाइड्रो वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लिख दिया, नाइट्रोजन और लिख दो, इसी तरह बाकी यही 3 एलिमेंट्स हैं जिससे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अब अगर मुझे वाटर बनाना है तो इस बॉक्स के अंदर से मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल के वाटर बना लूंगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है तो इस बॉक्स में से मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लूंगा। ऑक्सीजन हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कुछ बनाना थोड़ी हुआ, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी वही ऑक्सीजन की फॉर्म में।
और अगर मुझे नाइट्रिक एसिड बनाना है तो मैं इसमें से बॉक्स में से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रिक एसिड बना लूंगा। अब नाउ वी हैव टू, अब मुझे ये देखना है कि ये जो पहला एरो ऊपर जा रहा है ना, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब लेकिन यहाँ पे वो 1 मोल के लिए होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ इक्वेशन में 2 मोल्स दिए, मैं उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब इक्वेशन में 4 मोल्स हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। इसी तरह वी हैव स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसके भी 4 मोल्स हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। और ओवरऑल जो ऊपर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो बेसिकली किस चीज का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, वो कुछ भी नहीं है, बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, क्योंकि वहां किसी किस्म की फॉर्मेशन या कंबशन नहीं हो रही है। तो मैं इसको ΔHR लिख देता हूँ सिर्फ। अब अगेन हमारे पास दूसरा काम क्या है कि हम एक एरो बनाएंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। उस एरो की डायरेक्शन में जो एरो जा रहे होंगे वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन जो अगेंस्ट होंगे वो नेगेटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहली बात करूं, 2 स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये इसका एरो ऊपर जा रहा है और मेरा ग्रीन वाला एरो नीचे आ रहा है, तो इसको मैं नेगेटिव लिख दूंगा। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरफ जो एरो जा रहा है वो भी ऊपर जा रहा है और मेरा जो ग्रीन वाला एंटी क्लॉकवाइज एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको भी मैं नेगेटिव करके लिख दूंगा। लेकिन जो मेरा लास्ट वाला एरो है नाइट्रिक एसिड की तरफ जो जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, और जो मेरा ग्रीन वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला एरो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन में, तो मैं इसको प्लस में लिख दूंगा। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो मैंने मेन इक्वेशन में इक्वल टू के साइड पे लिख दूंगा। अब फिर आपने क्या करना है, इसमें इनकी वैल्यूज डालनी है। 2 स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की वैल्यू आपने क्वेश्चन में आपको दी हुई है -286, वो 1 मोल के लिए, तो 2 × -286 हो जाएगा। जो वैल्यूज दी हुई है वो उनके साइंस के साथ रखना है, ये जो इक्वेशन बनाते वक्त साइन आए वो एक अलग कहानी है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो दी हुई है वो दी हुई है +33, तो वो मैं +33 रख दूंगा। 4 मोल्स वो इक्वेशन वाले अलग है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड की जो दी हुई है वो दी हुई है -173 और 4 मोल्स, क्योंकि इक्वेशन में थे वो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था, वो तो मुझे लिखना है। तो दैट्स हाउ आई कैन फाइंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। सही है। और ये हमारे पास आ रही है -252 किलो जूल्स पर मोल। समझ आई बात। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। इथेन वी नो, इथेन क्या होता है, C2H6। इसकी कंबशन निकालनी है आपको, तो इसकी कंबशन की इक्वेशन बनाओगे तो डेट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 आ जाएगा, वाटर के साथ 3 आ जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ 4 + 3 7, तो यहाँ पे 7/2 डेट इज 3.5। ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब इसमें डाटा जो दिया हुआ है वो देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ इथेन। मतलब जो मेरी साइकिल बनेगी, फॉर्मेशन वाली साइकिल जो है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है, नीचे एलिमेंट्स होते हैं। साइकिल कुछ ऐसी बनेगी, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है ना मैं नीचे लिखूंगा। जैसे कार्बन इन्वॉल्व है इसमें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में H2 गैस होगा, और ऑक्सीजन O2 गैस होगा। अगर मुझे इथेन बनाना है तो इथेन बनाने के लिए ये फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन ऑफ इथेन हो जाएगी। अब अगर ये तुम पूरी चीज नहीं लिखना चाह रहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बनना ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, बट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलग से आएगी, और क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं तो वहां पे 2 आ जाएंगे। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सही है। और ये इसका ओवरऑल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथेन C2H6। अब इसमें आप ये वाला एरो बनाओ और इसके साथ देख लो कौन इसकी डायरेक्शन में कौन अपोज है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ इथेन जो है वो अपोज जा रही है, एरो ऊपर जा रहा है, और मेरा एरो जो एंटी क्लॉकवाइज एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है।
इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एरो भी ऊपर जा रहा है और हमारा वाला एरो भी ऊपर जा रहा है, तो वो प्लस ही रहेगा। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमारा वाला एरो भी ऊपर जा रहा है, ब्लू वाला भी एरो ऊपर जा रहा है। इसी तरह इक्वल्स टू जो मेन इक्वेशन में कंबशन ऑफ इथेन लिखा हुआ है वो आ जाएगा। आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है -394, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, और फॉर्मेशन ऑफ इथेन भी दिया हुआ है। जैसे इथेन दिया हुआ है -92, तो इसका अपना माइनस तो अलग आएगा, फॉर्मूले वाला माइनस इक्वेशन के साथ जो माइनस है वो अलग आएगा, वो अलग दोनों मिला के डिफरेंट एक माइनस लगाना मत भूल जाना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन -394 है, 2 मोल्स आए तो 2 इंटू -394, और वाटर की फॉर्मेशन -288 इज इक्वल टू कंबशन ऑफ इथेन। सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 92 + 2 इंटू -394 + 3 इंटू -288। दिस इज अराउंड -1560। कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया इसमें तो पूछ लो। अच्छा, हमने ना एक शॉर्टकट भी इसका हमारे पास होता है, वो सुन लो। अ, अ, लेकिन ना मैसअप नहीं करना, उसको जरा ध्यान से सुनना। देखो, अगर मेरे पास, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना फॉर्मेशन साइकिल बन रही है, तो जब भी फॉर्मेशन साइकिल बनती है तो जो मेन इक्वेशन होती है ना, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन है, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो जितने भी प्रोडक्ट्स के इंथैल्पी चेंजेस दिए हुए हैं ना डाटा में, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट कर दूंगा, तो ये ना मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, ये साइकिल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो जितनी भी आप वैल्यूज रखोगे ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंथैल्पी चेंजेस की, तो वो जो क्वेश्चन में दी हुई है ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही रख दोगे विद साइंस, मतलब साइंस के साथ रख दोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना चाह रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंथैल्पी चेंज दी हुई है वो -394 दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जो है वो 2 मोल्स है, तो 2 इंटू -394 कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रोडक्ट में वाटर भी है, वाटर के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, तो 3 इंटू -288 वाटर के मोल्स। तो ये तो मेरे पास इंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट का आ गया। इसको मैं माइनस कर दूंगा रिएक्टेंट के इंथैल्पी चेंजेस के साथ। अच्छा, रिएक्टेंट हमारे पास एक ही इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है रिएक्टेंट का, जो कि -92 किलो जूल पर मोल है, तो इसको मैं माइनस करूंगा रिएक्टेंट का जो इंथैल्पी चेंज है विच इज -92, और वो 1 मोल है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास आंसर जो है वो यही आएगा, -1560 किलो जूल पर मोल। तो ये अगर हम काम करते हैं तो इसमें देखो, मुझे ना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना, तो मुझे साइकिल में इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, बस पहली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ताकि मुझे पता हो कि मोल्स कितने किसके लगे। ये नीचे पूरी साइकिल नहीं बनानी पड़ेगी, इस तरह से पूरी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, और डायरेक्टली बस मैं एक लिखूंगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब आप यूज कर रहे होगे, तो बेसिकली आप जब भी आपके पास फॉर्मेशन साइकिल बन रही होगी ना, तो फॉर्मेशन साइकिल का एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो, और अगर कंबशन साइकिल बन रही होती है तो फिर आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करते हो, और दोनों में जो भी इंथैल्पी चेंजेस आपको दिया हुआ है ना, तो वो विथ साइंस रखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ेंगे, तो बॉन्ड इंथैल्पी में हम देखेंगे कि उसका शॉर्टकट हमारे पास ये होता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, लेकिन उसमें जो हम इंथैल्पी चेंजेस रखते हैं वो विदाउट साइन रखते हैं, उसमें साइंस इंक्लूड नहीं करते। तो ये एमसीक्यूज करते वक्त ये काम आता है। जैसे मैंने फॉर्मेशन का ये किया ना, अब कंबशन साइकिल अगर बन रही है, मतलब कंबशन साइकिल कैसी होगी, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट किए हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नीचे एरोज जा रहे होंगे, तो उसमें हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, और जो भी इंथैल्पी चेंज साइन के साथ दिया हुआ है वो साइन के साथ ही रखेंगे। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है ना कंबशन वाला, इसमें भी देखो फॉर्मेशन साइकिल है, ये भी दोबारा से हम आके इस पे शॉर्टकट लगाते हैं। कंबशन वाला क्वेश्चन ये रहा,
तो इसमें अगर हम अपना वो शॉर्टकट लगाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट हमारे पास इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो जरा इस पे लगाओ जरा खुद, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को भी लगाना आ गया। मोल जरूर देख लेना, मोल के साथ लगाना जो भी कर रहे हो, और विद साइंस रखो वैल्यू, जो भी वैल्यूज हैं वो जो दी हुई है वो विद साइंस रखोगे, ठीक है। कितना आया तुम्हारे पास वैल्यू, तुम्हारा जो आंसर तो ये -75 ही आना चाहिए, लेकिन लगा के देख लो कैसे लगेगा। रिएक्टेंट में तुम्हारे पास कार्बन दिया हुआ है, कार्बन की जो कंबशन दी हुई है वो -393 दी हुई है। तो आपने रिएक्टेंट में -393, और साथ में रिएक्टेंट और क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की दी हुई है 286, -286, और हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, तो 2 इंटू -286। और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो एक ही प्रोडक्ट है, मीथेन 1 मोल है उसका, -890। तो ये आंसर तुम्हारे पास तो यही आना चाहिए, -75 किलोजूल पर मोल। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो काम तुमने इतना बड़ा किया था साइकिल बना के, वो काम तुम 2 लाइनों में कर सकते हो। और ये करना अलाउ है, बिल्कुल ये करो, इसमें मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, एमसीक्यूज में भी ध्यान से करना है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते